आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और सुन त्ज़ू के किताब आर्ट ऑफ वार के क्रम में आज मैं आपसे उनके 12वें अध्याय के बारे में बात करूंगा। इस 12वें अध्याय में सुन त्ज़ू ने आग द्वारा आक्रमण की बात की है। उसमें इन्होंने आग के उपयोग के बारे में बताया है कि शत्रु के सेना के ऊपर या शत्रु देश के ऊपर या शत्रु के शिविर के ऊपर किस तरीके से हम आग के द्वारा हमला कर सकते हैं। उसमें इनका कहना ये स्पष्ट रूप से है कि सबसे पहले हमको आग के द्वारा 5 प्रयोग करने होते हैं या 5 तरीके हैं जिसके साथ द्वारा शत्रु को हम क्षति पहुंचा सकते हैं। उसमें जो पहला तरीका वो ये है कि शत्रु के शिविर को जला दो। दूसरा, उनके भंडार गृहों को जहाँ से रसद आपूर्ति होती है उसको जला दो। तीसरा है उनके सामान ढोने वाली गाड़ियों को जला दो। चौथा है जहाँ पर उनके हथियार रखे हैं उसको जला दो। और पांचवा है कि दुश्मन पर सीधे आग से हमला करो। इनका कहना यह है कि इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए हमारे पास साधन हमेशा उपलब्ध होने चाहिए। ये भी कहते हैं कि इस तरह के आक्रमण के लिए किसी विशेष दिन की और एक सही समय की ज़रूरत होती है जिस दिन हमको इस तरह के अग्निकांड करने होंगे। देखिए, इस अग्निकांड के बारे में अभी जो लेटेस्ट है वो आपको मैं बता दूं कि भारत चीन के बीच में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ गलवान को लेकर, पेगांग लेक को लेकर, और भी कई दिनों से लगभग 2.5 महीने से 3-4 पॉइंट्स पे भारत चीन के बीच एक झगड़ा सा कह लीजिए या एक तनाव की स्थिति चल रही है। वो सैनिक तौर पर भी है, कूटनीतिक तौर पर भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, हर तरफ से वो चल रही हैं। उसमें कई तरह की कहानियाँ सामने आती हैं कि पहले भारतीयों ने कहा था कि आपने जगह को कब्जा कर लिया है या आप जो है आपने एक ओपी बनाई है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, वो नो मैंस लैंड पर है और आपको पीछे हटना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि चीन ने भारत की तरफ कब्जा किया था इसलिए उसको हटाने के लिए आगे बढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि गश्त नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, वो कई तरह की बातें सामने आती हैं इस तरह की घटनाक्रमों में कि कुछ ना कुछ कहा जाता है कि कभी चीन ने ये किया, कभी उधर से ऐसी चीज़ें सामने आईं। तो एक तरीके से अगर आप बात करेंगे तो नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि देखिए, होता ये है, बिल्कुल एक क्लियर कट कंडीशन आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है असलियत उसी को पता होती है, उसी को पता होता है कि वास्तव में वहाँ पर क्या हो रहा है और किन परिस्थितियों में जवाब देना होगा। हम पीछे से या देश के अंदर बैठ कर के सिर्फ अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति वहाँ पर है फ्रंट पे, वही सबसे अच्छे तरीके से लड़ सकता है। जैसे एक एग्ज़ाम देने वाले बच्चे को पता होता है कि एग्ज़ाम में वो क्या लिख कर के आया है, उससे अच्छा कोई नहीं जानता। पेपर उसने पढ़ा है, लिखा उसने है, आप लाख कहिए कि उसने ये सवाल गलत कर दिया, ये कर दिया, लेकिन उसने किन परिस्थितियों में किया वो तो वही जानता है। तो कई तरह की कहानियाँ सामने आती हैं, कई तरह की ऑब्जर्वेशन सामने आ रही हैं, कई तरह के एक्सपर्ट के बयान सामने आ रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अभी तक जब तक इन्होंने पहले भी कहा है सुन त्ज़ू ने, क्योंकि ये सुन त्ज़ू का चैप्टर है तो मैं इनकी बात करूँगा। उन्होंने पहले भी कहा है कि किसी भी तरीके से सेना के अफसरों को चुप रहना चाहिए। तो देखिए, चुप्पी के बहुत तरीके होते हैं और क्योंकि वो चुप हैं, जब तक वो जवाब नहीं देंगे, जब तक उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस स्थिति में जाके होती है और किन परिणाम के आने के बाद होती है, उसी के बाद कुछ कहने लायक होगा। लेकिन जब ये अग्निकांड का जब चैप्टर चल रहा है तो आपको मैं बता दूं कि कहा जाता है, एक कहानी भी सामने आती है कि जब कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में जब वहाँ पे जब टीम गई और बातचीत चल रही थी और उनके शिविर हटाने की बात की जा रही थी और चीनियों पर दबाव डाला जा रहा था कि इसको आप यहाँ से हटाइए, अचानक उनके शिविर में कुछ रखा था जो कि जलने लगा। वो क्या चीज़ थी किसी को नहीं पता। कहते हैं कि उसी के बाद जो है फिर झगड़ा भड़का है। तो अगर ये यहाँ पे कहा है चीनियों ने या चीनियों के गुरु सुन त्ज़ू ने अग्निकांड की बात की है,
तो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ चीज़ों को आप अब की तारीख में कोरिलेट करिए कि इनके शिविरों में ऐसी कुछ चीज़ें रखी हुई थी जिसके कारण ही ये तनाव की स्थिति फिर से उत्पन्न हुई। इसके आगे ये कहते हैं कि जब दुश्मन शिविर के अंदर हो तो बिना किसी शोरगुल के, अगर आपने आग लगा दिया है तो बिना किसी शोरगुल के प्रतिक्रिया करें। ये उन कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जब आपने आग लगाई हो तो क्या क्या हो सकता है। उसी क्रम में कहते हैं कि जब दुश्मन के शिविर के अंदर आग लग जाती है तो बिना किसी शोरगुल के प्रतिक्रिया करें। अगर आग भड़क गई लेकिन दुश्मन के सैनिक शांत हैं तो कुछ समय के लिए रुकें और हमला ना करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि दुश्मन आपसे ज़्यादा अलर्ट हो, वो समझ गया कि आपने आग लगाई, आप बाहर खड़े हैं तो शांत है, इसीलिए कह रहा है कि रुक जाइए और हमला मत करिए। तीसरा कहते हैं जब आग की लपट ऊंचाई पर पहुंच गई हो तब हमला कर दो। अगर ये संभव नहीं है तो आप जहां हैं वहीं रहें। देखिए, ये हमले की बात क्यों कर रहे हैं? अभी भी आग लगाने के बाद ये एक उस अफरा तफरी की वेट कर रहे हैं कि एक अफरा तफरी की कंडीशन पैदा हो जाए, उसके बाद ये उस पर हमला करें, जिसमें आदमी कोई भी सैनिक हो किसी भी शत्रु का आग लगने से परेशान हो, उसके कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हों उनसे परेशान हो, जब वो भागे तब आप हमला करके उसको मारें। ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है। फिर देखिए, ये कहते हैं कि जो लोग हमले के लिए सहायता के रूप में आग का प्रयोग करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। इन्होंने पानी की बात भी की कि आप पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन पानी सामान को नहीं जलाएगा, बर्बाद नहीं करेगा। इसके आगे ही कहते हैं कि वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है जो अपनी लड़ाई बिना उद्देश्य की भावना के जीतने की कोशिश करता है और अपने हमलों में सफल होना चाहता है, जिसका परिणाम समय की बर्बादी और ठहराव है। फिर से सुनिए, वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है जो अपनी लड़ाई बिना उद्देश्य की भावना के जीतने की कोशिश करता है और अपने हमलों में सफल होना चाहता है, जिसका परिणाम समय की बर्बादी और ठहराव होता है। अब देखिए, यहाँ पर चीज़ क्या है? अगर हम चलें तो युद्ध के सिद्धांत क्या होते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य का निर्धारण क्या है, उन्हीं सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। अब अगर आप लड़ने भी जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आखिर आपका उद्देश्य क्या है, किस लिए लड़ने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सैनिकों को एकजुट नहीं रख पाएंगे। मान लीजिए आज की हम बात करते हैं, अगर पाकिस्तान और चीन की हम बात करें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन, जिसको हम कुछ लोग आजकल चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर 1 और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर 2 की बात करते हैं। अगर हम उसकी बात करें पीओके और सीओके की, तो आज की तारीख में भारत सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पीओके और सीओके से भारत का जो कब्जा है, भारत का जो कब्जा होना चाहिए, जो भी नहीं है, जो उनके क्षेत्र में है, उसको लेने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास करती है। तो उसमें निसंदेह सभी भारतवासियों का एक तरीके से जो भावनाएं हैं, जन समर्थन है, उद्देश्य है, वो एक हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे दिल को छूती हैं। जब हम नक्शा देखते हैं, हम एक नक्शे की उसकी बात करें, मैप की बात करें, जो ऊपर से पूरा अखंड कश्मीर दिखाता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में भावनाएं तो हैं ही कि इसके एक बहुत बड़े क्षेत्र पर दुश्मन देशों का कब्जा है। हम आखिर किस हद तक ये बात सोच सकते थे या सोचते हैं कि चीन के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो चलते रहें? ये हालात तब हैं जब चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध हम स्थापित किए हुए हैं, एक युद्ध उसके साथ हो चुका है, मसूद अज़हर को वो कहता है कि ये आतंकवादी नहीं है, दलाई लामा उसके लिए एक अनएक्सेप्टेबल पर्सन है, और पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट जारी है। और अभी कुछ दिन पहले जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा पाकिस्तान चीन एकता जिंदाबाद। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमसे लड़ना है तो चीन के साथ पाकिस्तान और नेपाल से भी लड़ना होगा। तो इन सब हालात को देखते हुए अगर आप सोचें तो आखिर हम किस हद तक उसको ये चीज़ सोचने से इग्नोर कर सकते हैं अपने आप को कि हम पीओके और सीओके या चीन अधिकृत कश्मीर या अक्साई चीन को हम भूल जाएं? असंभव है। इसीलिए इसको देखते हुए हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या होगा, लक्ष्य का निर्धारण क्या होगा। बिना इसके देखिए सिर्फ समय की बर्बादी ही होगी। अगर हम आगे बात करें
तो इनका कहना है कि बिना लाभ के आगे मत बढ़िए। जब तक कोई चीज़ की प्राप्ति ना हो, जब तक किसी चीज़ की प्राप्ति ना हो, सैनिकों को आगे प्रयोग ना करें और युद्ध को उस हद तक टालिए जब तक कि गंभीर स्थिति ना हो जाए। बिना गंभीर स्थिति के युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि शासक को सिर्फ अपना रोष शांत करने के लिए अपनी सेना को मैदान में नहीं ले जाना चाहिए। किसी भी सेना नायक को सिर्फ इसलिए कि उसकी कोई चिढ़ है उसको मिटाने के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए। अगर ये आपके लिए लाभ के लिए है, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप आगे बढ़िए, वरना आप जहाँ हैं वहीं पर रुके रहिए। देखिए, इसी चीज़ को चीन कई सालों से, कई दशकों से फॉलो करता आया है। चीन ने जब इस चीज़ को समझा तो आप देखेंगे कि चीन कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ता। आम तौर पे वो से धमकाता है। एक लंबे साल 2-3 दशक से ऊपर हो चुका है, लगभग 30-40 साल का तो अरसा मुझे ही पता है। लगभग 40 साल से चीन ने कोई युद्ध नहीं किया, सिर्फ धमकाता है। कभी आप देखिए, अपना आइलैंड बना लेगा, वहाँ अपनी नेवी भेजेगा, फाइटर प्लेन को नीचे से गुजारेगा, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करता है, युद्ध नहीं करता। क्योंकि उसको पता है, यहीं पे लिखा हुआ है कि जब तक गंभीर स्थिति ना हो युद्ध मत करो। दूसरा, सिर्फ धमकाएगा, उसका कारण क्या है? अब उसके आगे की लाइन से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि एक बार जो राज्य नष्ट हो चुका है वो दोबारा नहीं लौट सकता, और जो लोग मर चुके हैं वो जिंदा नहीं हो सकते। इस चीज़ को चीन अच्छे से समझता है, फॉलो करता है। इसीलिए आप देखेंगे, साउथ चाइना सी हो, आसियान देश हो, कोई भी ऐसा देश हो, या आपका ये जापान की तरफ हो, साउथ कोरिया की तरफ हो, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करता है। अपनी नेवी भेजेगा, अपने फाइटर प्लेन को नीचे से निकालेगा, आपको दिखाने के लिए हमारे पास कितनी शक्ति है। कभी भी खुल करके युद्ध नहीं करता, लगभग 40 साल से तो नहीं किया। आसियान के किसी देश में उसने एंट्री की थी, लेकिन वहाँ पर भी उसको मात खानी पड़ी, क्योंकि आप युद्ध के लिए चीन कभी भी तैयार नहीं रहता, वो इन्हीं के ऊपर फॉलो करता है। तो इस तरह ये इनका ये 12वां चैप्टर था जिसमें उन्होंने आग द्वारा हमले की बात की है। आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो गई होंगी। सुन त्ज़ू एक ऐसे विचारक के रूप में हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। हाँ, आग की जगह अब आप ये समझ लीजिए, अब आग इस तरीके से तो नहीं लगाई जाती जैसा इन्होंने वर्णन किया है। अब आग लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, आज भी की तारीख में जितने भी तरह तरह के बम हैं या मिसाइलें हैं, अब उनका प्रयोग किया जाता है। नेवी में भी अब रेल गन का नया कॉन्सेप्ट आया है। इसकी क्षमता एक सिंपल आर्टिलरी से 2 गुनी होती है, स्पीड भी कई गुना होती है, बिना किसी एक्सप्लोसिव के। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए तेज़ी से अपना सफ़र तय करती है और दुश्मन के बड़े से बड़े कवच को भेद देती है। इस तरह वो पानी के जहाज़ हों या पनडुब्बी हों जो सतह पर दिख रही हों, उनको मारने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है। तो इस तरीके से अब जो चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं वो देखिए चेंज हो गए हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी वो उनकी वही हैं। हम आज भी ध्यान देते हैं कि कारपेट बॉम्बिंग करें या एक हम स्पेशल किसी जगह पर बॉम्बिंग करें, चाहे वो मिसाइल के थ्रू हो, चाहे रॉकेट के थ्रू हो। और अब जो है जीपीएस बेस्ड जब से आर्टिलरी आ गई है, जिसको हम जीपीएस के थ्रू भी नेविगेट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब एक टारगेट पे एक गोली या एक टारगेट पे एक बम का हमारा एक सिद्धांत रहता है। तो उसको देखते हुए अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आग उस तरह नहीं लगाई जाती, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस तरह से आग लगाते हैं। लेकिन जो उद्देश्य था, जो भावनाएं थी, उसको समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या कहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।